भोपाल एक शहर जो ऊपर से बिल्कुल आम लगता है। शाम को बड़े तालाब के किनारे आपको परिवार घूमते हुए मिल जाएंगे। वहाँ के बाजारों में रोशनी हमेशा चमकती रहती है और हवा में मिट्टी की एक अजीब सी खुशबू भी रहती है। पर भोपाल में एक ऐसी जगह भी है जिसका जिक्र कोई नहीं करता। एक बिल्डिंग जिसे मैप्स पर भी ब्लर्ड दिखाया जाता है। एक बेसमेंट जिसका मेन डोर मतलब मुख्य दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। और बेसमेंट में एक मॉर्ग है जहां लाशें सिर्फ आती नहीं है बल्कि कहानियां लाती है अपने साथ। मेरा नाम आरव मिश्रा है। मैं पिछले 4 सालों से यहाँ का सीनियर ऑटोप्सी टेक्नीशियन हूँ। और आज मैं वो सच बताने जा रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने, एजेंसीज ने और शायद इंसानियत ने हमेशा छुपाने की कोशिश की है। ये कहानी है भोपाल के सीक्रेट मॉर्ग की और उस औरत की जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा ऑफिसर चुप हो जाता है। डॉक्टर भावना सेठी। तो तैयार हो जाइए ये कहानी सुनने के लिए। भोपाल के शहर के बस थोड़े से ही बाहर एक पुरानी डिफेंस रिसर्च बिल्डिंग है। उसे अंग्रेजी में कहते हैं GADE, गवर्नमेंट एनालिसिस एंड डिफेंस एक्सपेरिमेंट्स। ऑफिशियली ये एक फोरेंसिक कोल्ड स्टोरेज है। अनऑफिशियली ये वो जगह है जहां मृत शरीरों को बस रखा नहीं जाता, उन पे शोध की जाती है। और हम सबके ऊपर बैठ के राज करती है एक औरत, डॉक्टर भावना सेठी। लंबी, पतली, अजीब सी आवाज और आंखों में एक ठंडक जिसे इंसान नहीं कोई मशीन हो। वहां पे कुछ नियम है। पहला नियम, कभी पूछना मत कि ये बॉडी कहाँ से आई है। और दूसरा, कभी पूछना मत कि रात को किस रूम की लाइट्स जलती रहती है। एक रात लगभग 2:15 पर एक काले कलर की एम्बुलेंस मॉर्ग के गेट के सामने तक आती है। उसका नंबर प्लेट ब्लैंक था, कुछ नहीं था उस पर। उसका जो लोगो था, यानी हॉस्पिटल का नाम या जिस जगह का जहाँ से वो आई है, वो भी एक सफ़ेद पेंट से मिटा दिया गया था। ड्राइवर बिना एक शब्द बोले कागजी कार्रवाई करता है, कागज में लिखता वगैरह है और हमें देकर चला जाता है। बॉडी का जो बैग था उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ था। वो कोड था S7BPL एक्सट्रैक्टेड। हम 3 लोग उस रात ड्यूटी पर थे। मैं, मेरे जूनियर साहिल और एक गार्ड संजय राणा। जैसे ही हमने बैग अनजिप किया, एक बहुत ही जला हुआ आदमी हमें दिखता है। उसका शरीर गला हुआ था पर हड्डियाँ बिल्कुल सही लग रही थी। आधा जला चेहरा था पर आंखों के जो रेटिना थे, मतलब आँख थी, वो धीरे धीरे हिल रही थी। साहिल डर गया। साहिल डर के पूछता है, भैया कहीं ये जिंदा तो नहीं है?" मैंने कहा, नामुमकिन है भाई, फाइल पे तो DOA लिखा है। तभी तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। DOA का मतलब होता है डेड ऑन अराइवल, अराइवल पर नहीं। वो भावना सीटी थी। हमेशा की तरह चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। 2 दिन बाद एक और बॉडी आती है। भोपाल का एक पुलिस कांस्टेबल उसे यहाँ लेके आता है। फाइल में एक्सीडेंटल डेथ लिखी हुई थी, मतलब जैसे कि इस आदमी की मृत्यु एक्सीडेंट से हुई हो। लेकिन असलियत में उसकी जो स्पाइन थी वो बिल्कुल सीधी लाइन में कट की गई थी, जैसे कि ये काम बस कोई डॉक्टर ही कर सकता हो। भावना ने हमें स्ट्रिक्टली कहा था, रिपोर्ट में फॉल लिखो, यानी गिर क्या मौत हुई है। और अगर कोई सवाल पूछे तो कहना फाइल क्लासिफाइड है। साहिल ने धीरे से मुझसे पूछा, सर ये सब कुछ आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब ये कैसे एक्सीडेंट है? मतलब कौन विश्वास करेगा इस बात पे? मैं चुप था। साहिल ने फिर कहा, आपको नहीं लगता ये किसी एजेंसी का काम है?
जैसे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी। कुछ तो, मैंने धीरे से कहा। सवाल पूछोगे तो यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। वो हंस पड़ा, पर उस हंसी में एक डर भी था। एक रात जब मैं नाइट ड्यूटी पे था, मैं वहाँ की जो फाइल्स थी उन्हें सॉर्ट कर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा, जो कोल्ड रूम था, मतलब जो असली मॉर्ग की जगह थी, वहाँ का मोशन सेंसर बीप कर जाता है। लगभग सुबह के 3:04 थे। मैं कैमरे पे देखा, और उधर का जो टेम्परेचर था वो इस वक्त -15 डिग्री दिखा रहा था। मैं कैमरा चेक करने जाता हूँ। कैमरा 4 में कुछ ग्लिच टाइप का हो रहा था, मतलब कुछ गड़बड़ लग रही थी। बार बार एक आवाज़ आ रही थी, जैसे रेडियो की आती है, स्टैटिक आवाज़। और बीच बीच में एक परछाई एक परछाई दिख रही थी मुझे। मैंने कॉरिडोर की लाइट्स ऑन की। साहिल मेरे पीछे आता है। हम दोनों कोल्ड स्टोरेज नंबर 6 की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा खोला, और अंदर का सीन हम दोनों को जिंदगी भर याद रहेगा। एक बॉडी टेबल पे रखी हुई थी। उसका बैग आधा खुला हुआ था। उसका दाहिना पैर टेबल्स के नीचे लटक रहा था, और वो धीरे धीरे उल्टी दिशा में शिफ्ट हो रहा था। वहां पे कुछ नहीं था। इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बस बॉडी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही थी, हिल रही थी। एक डेड बॉडी। साहिल चिल्ला पड़ा, भाई भैया, कोई अंदर है, कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है?" मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी दरवाजे के पीछे से एक परछाई आती है, और अगले ही सेकंड दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। वहां पे भावना सेठी थी। उसके हाथ में एक डिवाइस था, एक बॉक्स जैसा, 5 या 6 इंच का। और उस पे नीली कलर की लाइट जो थी वो बार बार ब्लिंक कर रही थी, यानी जल बुझ रही थी। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, "कोई प्रॉब्लम?" साहिल ने बोला, मैम वो बॉडी हिल रही थी, मैम मैम वो बॉडी हिल रही थी।" वो आगे बढ़कर बॉडी को देखती रही। फिर बिना किसी रिएक्शन दिए उसने डिवाइस पे एक बटन दबाया, और वो बॉडी अचानक स्थिर हो जाती है। भावना ने हमें कहा, "तुम लोगों को ट्रेनिंग में कहा तो गया था, मोशन ड्यू टू टेम्परेचर शिफ्ट इज नॉर्मल। समझ नहीं आया था क्या? मतलब अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो डेड बॉडीज कभी कभी हिलती भी है।" ये कह के वो चली जाती है। साहिल ने हाँ में सर तो हिलाया, पर फिर वो मुझे बाद में कहता है, सर ये टेम्परेचर शिफ्ट नहीं था सर, सर ये कुछ और ही था सर।" मैं चुप था, क्योंकि मैं भी जानता था ये नेचुरल नहीं था, ये टेम्परेचर शिफ्ट नहीं था। अगली रात मैं कुछ पेपर वर्क कर रहा था, तभी मुझे एक फाइल मिलती है जिस पे लिखा था S7 प्रोजेक्ट। फाइल एक आम ब्राउन एनवेलप में थी, पर लॉक वो कुछ नहीं था उस पे। मेरी क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा, थोड़ी जग जाती है, और मैंने वो फाइल खोल दी। फाइल के अंदर कुछ तस्वीरें थी, कुछ डायग्राम्स, और एक लिस्ट थी। और वो लिस्ट कुछ इस तरह से थी: Subject 1, कॉन्शियसनेस partially extracted. Subject 2, body decay resistant. Subject 3, neural reflexes active post death. Subject 4, vocal cords active after 12 minutes of death. और सबके नीचे एक ही सिग्नेचर थी: ऑथराइज्ड बाय डॉक्टर भावना सेठी, लेवल 4 क्लासिफाइड। मैं शॉक में बोल पड़ा, ये सब एक्सट्रैक्शन, पोस्ट डेथ एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्या है? ये तो हमारा काम नहीं है। ये तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है। ये सब क्या है? तभी तभी पीछे से एक आवाज आई, "इस फाइल को तुम्हें देखना नहीं चाहिए था।" मैंने मुड़ कर देखा। गार्ड संजय राणा खड़ा था। उसने फाइल मेरे हाथ से ली, और बिना कुछ बोले ड्रॉवर में लॉक्ड बॉक्स में उसे डाल दी। मैं बोला, "संजय, ये सब क्या है?" उसकी आंखों में उसकी आंखों में डर था, और आवाज थोड़ी कांप रही थी। "आरव सर, यहाँ सवाल पूछने का मतलब होता है, एक दिन आपकी भी बॉडी यही टेबल पर होगी। वो बस चुप रहो।"
उस रात मुझे नींद नहीं आई। उस रात मैं सो ही नहीं सका। एक रात को साहिल मेरे पास आया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो मुझे कहता है, "अ, आरव भाई, आज आज आर&डी विंग से कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ चिल्ला रहा हो, जैसे कोई जिंदा हो।" मैंने गुस्से से बोला, "साहिल, प्लीज, अपनी जान से क्यों खेल रहा है? तुझे पता है ना, उस बिल्डिंग के ऊपर वाले सेक्शन में कोई नहीं जाता। तो क्यों जा रहा है वहां पे? क्यों? क्या रहा है तू?" साहिल बोलता रहा, सर, मुझे लगता है ये लोग, उन लोगों को कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया कर रहे हैं ये लोग, या शायद शायद शुरू किया है। और ये सब बॉडी, सर, इनका कुछ तो कनेक्शन है, कुछ कुछ तो जुड़े हुए, इनके तार जुड़े हुए हैं। मैं चीख पड़ा, बंद कर प्लीज, प्लीज बंद कर, चुप हो जा भाई। पर वो नहीं रुका। अगली रात साहिब ड्यूटी पर ही नहीं आता है। संजय, यानी उस गार्ड ने मुझे बोला कि उसने रिजाइन कर दिया है, साहिल ने। पर मुझे ये बात कुछ सही नहीं लगी, कुछ तो गलत लग रहा था मुझे, क्योंकि साहिल मुझसे बहुत करीब था, बहुत क्लोज। और मुझे बिना बताए वो रिजाइन कर दे, ये लगभग ये लगभग नामुमकिन था। 3 दिन बाद एक बॉडी आती है और उस पर टैग लिखा हुआ था, अननोन मेल फाउंड नियर कालिया सोथ फॉरेस्ट। हमने बैग खोला और हम गिरते गिरते बचे। वो साहिल था। चेहरा पूरी तरह कटा पिटा था। उसकी छाती छाती खुली हुई थी, जैसे कि किसी ने मार के उसे खोल दिया हो। और उसकी स्पाइन, यानी रीढ़ की हड्डी, उसी तरह से टूटी हुई थी, उसी तरह से थी जैसे कि इसके पहले जो आदमी आया था उसकी थी। और फाइल में लिखा हुआ था, कॉज ऑफ डेथ एनिमल अटैक, यानी किसी जानवर ने साहिल पे हमला किया था। पर मैं जानता था ये एनिमल अटैक नहीं है, बल्कि किसी तरह का एक्सपेरिमेंट था। मैं रात भर भावरा के ऑफिस के बाहर खड़ा रहा। वो कुछ देर बाद बहुत ही शांति से बाहर आती है और मुझे कहती है, "मुझे पता था तुम आओगे।" मैं चिल्ला पड़ा, मैं जोर से चिल्ला पड़ा, "साहिल को किसने मारा? आपने आपने मारा ना? आप लोगों ने क्या किया उसके साथ? बताओ मुझे, अभी बताओ।" वो धीरे से मेरे तरफ कुछ कदम बढ़ाती है और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, "साहिल की मौत जरूरी थी। उसने कुछ ऐसी चीजें देख ली थी, कुछ ऐसा डेटा देख लिया था जो उसे देखना नहीं चाहिए था।" मेरी सांसें बंद हो गई। फिर वो आगे बोली, "आरव, अगले तुम हो सकते हो, समझ जाओ, चुप रहना सीखो।" उसके बाद से मैं हर चीज नोटिस कर रहा था, लेकिन ऐसे दिखा था जैसे मैं कुछ नोटिस नहीं कर रहा। मैंने नोटिस किया कुछ बॉडीज का जो खून था वो थोड़ा काला काला होता था, मैंने काले कलर का लगता। कुछ की मसल्स जो होती थी वो मरने के बाद भी एक अजीब तरीके से ट्विच करती थी, और वो भी फ्रीजर में रखने के बाद, यानी टेम्परेचर चेंज से। कुछ बॉडीज के तो नेल्स और बाल भी नए उग रहे थे मरने के बाद भी। और कुछ के ब्रेन में कुछ अजीब सी एक्टिविटी, उसे भी कैप्चर करके फाइल में डाला जा रहा था। और एक रात मुझे कोल्ड स्टोरेज में से एक धुंधली सी आवाज सुनाई देती है। मुझे लगा वो आवाज थी मदद के लिए। कोई कह रहा था, "मदद, मेरी मदद करो।" मैं फ्लैशलाइट लेकर अंदर गया। रूम 6 के पीछे किसी ने दीवार पे स्क्रैच किया हुआ था और उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था, "हेल्प मी।" वो जो स्क्रैच मार्क था वो एकदम फ्रेश था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। और उसपे जो खून था वो भी बिल्कुल ताज़ा। मेरे पैर जम गए। तभी भावना पीछे आई और बोली, "ह्यूमन ब्रेन के लास्ट रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हमें कुछ आकृतियां दिखाते हैं और कुछ इल्यूशंस क्रिएट भी करते हैं। तुम डर रहे हो क्या, या तुम्हें सच दिखता जा रहा है?" मैं हिलकर बोला, "मैं अचानक चौंक जाता हूँ। "अ, आप क्या कर रही है यहाँ?" वो हंसती है पहली बार और कहती है, "तुमसे ज्यादा मैं यहाँ पे आती हूँ, समझे?" अगले दिन सुबह एक इमरजेंसी कॉल आया। एक कोई पॉलिटिशियन था शायद, मिस्टर देवराज।
वो क्रिटिकल कंडीशन में एम्स में भर्ती तो हुए थे, लेकिन मारे जाते हैं और उन्हें मॉर्ग में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब वो बॉडी आती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि ये कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। उसके पीए का शरीर 2 हफ्ते पहले यहाँ आया था। उसकी स्पाइन ट्विस्ट की गई थी, यानी ट्विस्टेड थी। अब एमपी खुद क्लिनिकली डेड यानी मरा हुआ यहाँ पे आता है, पर उसकी छाती हल्की हल्की हिल रही थी। भावना ने हमें रूम से निकलने को बोला, पर मैं चुपचाप ऑब्जर्वेशन विंडो से देख रहा था। उसने ब्लैक रंग का कुछ निकाला, इंजेक्शन जैसा, और उस एमपी के कान के पीछे कुछ इंजेक्ट किया, कुछ इंजेक्शन लगाया। एमपी का जो सर था वो अचानक हिलता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो धीरे से कहते हैं, नहीं, प्लीज मुझे मत। भावना ने उसका मुंह कवर कर दिया और इंजेक्शन को पुश किया। एनपी शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और वो बहुत धीरे से कहती है, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। एक्सट्रैक्शन? मैंने पहली बार ये देखा था। वो शरीर से कुछ चेतना या मेमोरी ऐसा कुछ एक्सट्रैक्ट करती थी, पर किसके लिए? ये सब किसके लिए किया जा रहा था? बहरहाल एक रात अचानक रेड होती है। आर्मी के ड्रग्स, पुलिस की वैन, एजेंसीज, सब कुछ हमारे यहाँ आ जाते हैं। हम सबको एक रूम में लॉक कर दिया गया। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होता है कि बिल्डिंग सिक्योरिटी स्वीप हो रही है और आप जहां पर भी है वहां रहे। मैं और संजय एक दूसरे को देख रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद, 1 घंटे या 45 मिनट बाद भावना हमें मिलने आती है। बहुत ही शांत, बहुत ही काम। और उसने कहा, अब सब रिलीज हो। फॉल्स अलार्म था। फॉल्स अलार्म? इतने सारे ट्रक्स, एजेंसीज, बस फॉल्स अलार्म के लिए? मैंने संजय से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है संजय, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। संजय कहता है, आरव सर, मुझे लगता है S7 प्रोजेक्ट लीक हो गया है। उसके बारे में कुछ तो बाहर आ गया है। इसके बाद बिल्डिंग के ऊपरी जो फ्लोर्स है वहां पे और भी गार्ड्स ऐड हो जाते हैं और हर रात R&D विंग में लाइट्स चलने लगी। पहले जैसे वहां पे लाइट्स नहीं जलती थी, अब लाइट्स चल रही थी। एक रात को मैं सीसीटीवी को हैक करने की कोशिश कर रहा था और लगभग 2 से लेकर 3 मिनट के लिए वो सारे कैमरास मैंने हैक कर लिए। और जो मैंने देखा, मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ जाती है। रूम नंबर 45 में एक बॉडी थी जो कि एक लिक्विड टैंक में सस्पेंडेड थी, मतलब लटक रही थी, और उसकी आंखें हिल रही थी। रूम नंबर 49, उसमें एक आदमी टेबल पे बंधा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी, पर वो तो मरा हुआ था। रूम नंबर 52 में भावना किसी एक डिवाइस से एक आदमी के दिमाग से कुछ निकाल रही थी, मतलब उसके सर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही थी, जैसे कि बिल्कुल उस एमपी के साथ हुआ था, उस मिनिस्टर के साथ। और फिर रूम 58 का फीड ओपन होता है और वहां पे साहिल जिंदा, पर उसका शरीर कटा पिटा। उसकी आंखें नहीं थी, उसका जबड़ा सिया हुआ था और उसका शरीर एक अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कि कोई कठपुतली हो। मैं टूट गया। साहिल तो जिंदा है। और तब उसने सीसीटीवी की तरफ अपना चेहरा घुमाया, जैसे वो मुझे सुन सकता हो, और उसने अपने मुंह से एक हल्की सी आवाज निकाली। अ- अ- आरव। मैं चीख पड़ा। स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, आरव, तुम फिर वही कर रहे हो जिसके लिए मैंने मना किया था। वहां भावना खड़ी थी। मैं भागा, पहली बार जिंदगी में बिना सोचे। कॉरिडोर 12 से, इमरजेंसी स्टेयरकेस से, मेडिकल बे से नीचे की तरफ मैं भागता रहा। भावना हल्के से दूर रहकर वॉक कर रही थी, जैसे बिल्ली चूहे का कोई घेर हो। उसने मुझे कॉल किया। मैंने फोन उठाया और फिर वो कहती है, आरव, तुम सच यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। तुम एक सब्जेक्ट हो, साइंटिस्ट नहीं। मैं पार्किंग एरिया में आया।
ऊपर से बारिश गिर रही थी, नीचे से जैसे गंदे नाली की बदबू। पर पीछे पीछे मुझे गार्ड्स के कदमों के आवाज़ आ रही थी, जैसे कि मुझे फॉलो कर ही रहे हैं। मैं एसएचपी बिल्डिंग के दीवार पे चढ़ के मेन रोड की तरफ कूद जाता हूँ। मेरा 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 एंकल ट्विस्ट हो गया। मैं भागता रहा, किसी भी तरह मैं भागता रहा। मुझे गार्ड्स की आवाज़ आ रही थी, वो चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो, पहले पहले सारे पॉइंट्स को सील कर दो, पर ये भागना नहीं चाहिए, इसे पकड़ना ही होगा। भावना बिल्डिंग के छत पे खड़ी थी। मैंने घूम के देखा तो वो मेरे तरफ ही देख रही थी, और उसने उसने एक लाइन बोली, आरव, एक्सट्रैक्शन इनकम्प्लीट, तुम वापस ज़रूर आओगे। मैं पिछले 6 महीनों से भागता फिर रहा हूँ। कहीं भी मैं 15 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, और शायद हमेशा ढूंढते रहेंगे। मेरी जॉब ख़त्म हो गई, मेरी पहचान ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह टूट गई। पर हर रात मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती है, आरव, वापस आ जाओ। आरव, एक्सट्रैक्शन पूरा नहीं हुआ है, वापस आ जाओ। आरव, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। एक रात मेरे रूम में बल्ब अचानक जलने लगा, बुझने लगा, फ्लिकर कर रहा था। मैंने सोचा शायद कोई वायरिंग का इशू होगा। तभी अचानक अचानक एक ठंडी हवा मेरे रूम में आती है, लेकिन सारी खिड़कियां तो बंद थी। मैं पलटा, कोई नहीं था। पर मैंने देखा शीशे में 1 सेकंड के लिए मुझे साहिल दिखता है। उसका वही 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 हाल था जो मैंने आखिरी बार उसे देखा था, उस टेबल पर, उस रूम में। उसकी आंखें उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थी, जैसे कुछ हो ही नहीं उसके अंदर। और फिर अचानक अचानक वो मिरर, वो शीशा टूट जाता है। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। ये शायद अब मैं इंसान रहा ही नहीं। मैंने अपने सीने पे एक छोटा सा स्कार नोटिस किया, मतलब एक चोट का निशान, बिल्कुल वैसा जैसे वो S7 सब्जेक्ट्स के ऊपर था। वे चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। मेरे कमरे के कोने में एक टेप रिकॉर्डर पड़ा था, और वो अचानक चालू हो जाता है। रिकॉर्डर में भावना की आवाज थी, आरव, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारा एक्सट्रैक्शन पहले चरण में है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस का, यानी तुम्हारी चेतना का एक हिस्सा मेरे पास है, एक हिस्सा तुम्हारे अंदर, और एक हिस्सा अभी पूरा होना बाकी है। मैं चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैं वापस नहीं आने वाला, मैं वापस नहीं आऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं आने वाला। रिकॉर्डर बंद हो गया, सारी लाइट्स बंद हो जाती है, रूम एकदम अंधेरा हो जाता है, और एक ठंडी औरत की आवाज पीछे से आती है, आरव, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। आज 2 साल हो गए, 2 साल। कोई नहीं जानता आरव कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिमाचल के किसी सेफ हाउस में छुपा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके शायद नेपाल चला गया। पर कुछ लोग जो रात की शिफ्ट करते हैं, आज भी भावना को देखते हैं, और वो समझ जाते हैं कि आरव अभी भी छुपा हुआ है, उसको नहीं मिला। वो धीरे धीरे पागल जैसे होते जा रही है, और हर बार अपने आप से कुछ बातें करती है, आरव, एक्सट्रैक्शन इनकम्प्लीट, आरव, एक्सट्रैक्शन इनकम्प्लीट, जैसे कि आरव का मिलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो आरव इस पूरी चीज में एक आखिरी कड़ी थी, एक आखिरी कड़ी जो इस एक्सपेरिमेंट को शायद सक्सेसफुल बना सकती। पर आरव आरव छुपा हुआ है, और भावना पागल होती जा रही है। भावना सेठी आज भी जिंदा है, आज भी वो यहाँ वहाँ घूमती है, आरव को ढूंढती है। एजेंसीज सब कोई आरव को ढूंढ रहे हैं, पर कोई नहीं जानता आरव कहाँ है। आरव जहां पर भी हो, बस यहाँ ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ जाता है तो पता नहीं ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, और शायद इस एक्सपेरिमेंट के पूरे होने से पता नहीं हमारी देश पर, इस दुनिया पर किस तरह की आपदा आ सकती है।